नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सदिश गुणनफल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम सदिश से रिलेटेड ये चौथा वीडियो लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने वेक्टर की बेसिक बातें पढ़ी, दूसरे वीडियो में हमने जो सदिश है उनका घटकों में वियोजन समझा, तीसरी वीडियो में हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल देखा था, डॉट प्रोडक्ट देखा था। लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा, उन पर आधारित क्वेश्चंस देखे। आज के इस वीडियो में हम सदिश गुणनफल अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं। दो सदिश हैं, उन दोनों सदिशों का हम सदिश गुणन देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि जो सदिश राशियां हैं उनका गुणा साधारण गुणन की भांति नहीं होता। यहाँ पर दो सदिशों के मध्य कोण होता है, उनकी दिशाएं होती है, इस वजह से इनका जो गुणा है वो दो प्रकार का होता है, अदिश गुणन तथा सदिश गुणन। अदिश गुणन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया और इस वीडियो में सदिश गुणन के बारे में अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है सदिश गुणन। ये सदिशों का ही होगा, सदिश गुणन। इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं। इसे और क्या कह देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको हम कह देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं सदिश गुणन होता क्या है। तो देखिए, दोनों सदिशों के परिमाणों का गुणन वह उनके मध्य के कोण की ज्या के गुणन के बराबर होता है। साथ में सदिश गुणन एक सदिश राशि भी होती है जिसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होती है। क्लियर? चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं। क्या है डेफिनेशन? दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन सदिशों के परिमाणों व उनके मध्य के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होती है। दोनों सदिशों के लंबवत होती है, दोनों सदिशों के लंबवत होती है। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए एक बार कि हमारे पास में दो सदिश हैं। कितने सदिश हैं? दो सदिश। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारे पास में है पहला सदिश ए वेक्टर, ये हमारे पास में है दूसरा सदिश बी वेक्टर, और दोनों सदिशों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल वह इनके मध्य की कोण जो थीटा है इसकी ज्या हो जाएगी साइन थीटा के गुणन के बराबर होता है, तथा सदिश गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो भी सदिश राशि होती है जिसकी दिशा इन दोनों सदिशों के लंबवत होती है। तो देखिए, दोनों सदिशों के लंबवत भी दो पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे बोर्ड के तल के अंदर की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। ये भी हम एक नियम से समझेंगे।
सबसे पहले आप देख लीजिए कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणन किस प्रकार से लिखा जा सकता है। सदिश गुणन किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा एन केप। ये जो एन केप है वो एक एकांक सदिश है जो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुदिश है, या हम कह सकते हैं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत है। और जैसे बोर्ड के तल के लंबवत, ये इस तरीके से बोर्ड के तल के लंबवत है एन केप, जैसे मेरा डस्टर है बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, इसको हम ऐसे नहीं दिखा सकते इसलिए मैंने इसको नीचे करके दिखा दिया। यह है एक्चुअल में कैसे बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है। क्लियर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड हो गया ए, बी वेक्टर का मोड हो गया बी, साइन थीटा एन केप। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल को इस तरीके से हम परिभाषित करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन केप, जहां एन केप दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है। ये इन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, जहां एन केप ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश है। एकांक सदिश है। ये जो एन केप है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है जो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो यहां से कुछ चीजें स्पष्ट हो गई है कि दो सदिशों का सदिश गुणन जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उससे जो राशि प्राप्त होती है वो सदिश राशि होती है। अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि प्राप्त होती है। यहां पर दो सदिशों के मध्य क्रॉस का साइन लगाया जाता है, गुणा का निशान इस तरीके से लगाया जाएगा, इसलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो साधारण गुणा है दिखने में वैसे ये थोड़ा सा बुक्स वाले क्या करते हैं इसको डार्क करके दिखा देते हैं, तो आप यहां पर समझ जाएंगे कि यदि दो सदिशों के बीच में ऐसा निशान आ गया, क्रॉस का निशान आ गया, इसका मतलब ये सदिश गुणन को व्यक्त करता है। यहां पर जो महत्वपूर्ण बात बाहर निकली वो क्या है, सदिश गुणन से प्राप्त राशि सदिश होती है। सदिश गुणन से जो प्राप्त राशि है, प्राप्त राशि सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। कैसी राशि होगी, सदिश राशि होती है। क्लियर। सदिश गुणन से प्राप्त जो राशि है वो सदिश राशि होती है। अब इस एन केप की डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो मेरी बात सुन लीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन एन केप की दिशा में है। एन केप क्या बता रहा है, इधर वाली दिशा और इधर वाली दिशा दोनों सेम है। एन केप की डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को ही बता रहा है एन केप। अब देखो कैसे डायरेक्शन ज्ञात करनी, इसके लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अब देखो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है क्या, एक बार इसे समझ लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या है कि आप जो दाहिना हाथ है उसमें अंगुलियां तथा अंगूठा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अंगुलियों को पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर मोड़ लीजिए। ये जो अंगुलियां हैं वो पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर मुड़ जानी चाहिए। तो जो अंगूठा है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात एन केप की दिशा को व्यक्त करेगा। क्लियर। तो यहां पर आप देखें कि ये जैसे पहला सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, तो मैंने ये जो अंगुलियां हैं वो ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर कर ली है। मेरा जो अंगूठा है वो इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। एन केप से हम उसको प्रदर्शित करें। देखो एन केप को बोर्ड पर क्यों दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर तो जो डायग्राम है वो 2D में बनेगा, 2 डायमेंशनल बनेगा, इसको हम 3D में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये यहां से बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर इस तरीके से बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए ये नियम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इस तरीके से हमारा
दाहिना हाथ है ऐसे, ऐसे। ये जो अंगूठा है इसमें हमारे पास में दो सदिश हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये इन दोनों के बीच का कोण थीटा, तो इस डायरेक्शन में होगा एन कैप, और इसी डायरेक्शन में ही होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी डायरेक्शन में क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो विद्यार्थी ये है हमारा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कि किसी दो सदिशों के सदिश गुणनफल को कैसे व्यक्त करेंगे। पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर अंगुलियों को रखिए, दाहिने हाथ को रखना है, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर, तो अंगूठा है वो दोनों सदिशों के लंबवत होगा और इन दोनों के तल के लंबवत, और अंगूठा है वो इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, एन कैप की दिशा में होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब की बार इस तल में है। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। अब हम सदिश गुणन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर देखेंगे। अदिश गुणन में जिस प्रकार से तथ्य देखे थे ठीक वैसे यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसानी से कर सकें। चलिए मैं एक बार इन सबको हटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पर देख लेते हैं सदिश गुणन में। पहले आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि सदिश गुणन है क्या। यदि आपके पास में दो सदिश हैं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इस तरीके से इन दोनों के ही लंबवत एन कैप दिशा में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो ये है सदिश गुणन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि क्या होगा विद्यार्थियों, ए बी साइन थीटा एन कैप। इसका आपको ध्यान रखना है, ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि देखिए पहला जो बिंदु है वो क्या है कि सदिश गुणन में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं होता। सदिश गुणन में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं होता। क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए है क्या एक्चुअल में, इसका मतलब है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, ये बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा इसके पीछे रीजन क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन तो है बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे तो वो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। यहां पर इनको ऐसे जरूर दिखाया जा सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, ऐसे दिखा सकते हैं, ये सही है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई में क्रम विनिमय गुणधर्म का अप्लाई नहीं होता, बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। साथ में यहां पर देखिए वितरण नियम तो लागू होता है, वितरण नियम यहां पर क्या होगा, वितरण नियम लागू होता है, वितरण नियम लागू होता है। देखिए कैसे लागू हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये इसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हालांकि आपको क्रम चेंज नहीं करना है, इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते, जिस क्रम में है ये उसी क्रम में ही रखना है। तो ये यहां पर वितरण नियम लागू होता है, जबकि क्रम विनिमय जो नियम है वो लागू नहीं होता। अब हम तीसरा बिंदु देख लेते हैं, समांतर सदिशों। यदि कोई दो समांतर सदिश हैं तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा। देखिए समांतर सदिश, सदिशों का सदिश गुणन, समांतर सदिश ले लें, उनका सदिश गुणन करें तो क्या हो जाएगा। देखिए
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन्हें हम लिख सकते हैं ए बी साइन। अब देखो जब समांतर सदिश होंगे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, समांतर सदिशों के मध्य का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो ए बी साइन 0 डिग्री एन केप, और साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा 0 वेक्टर। क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा विद्यार्थियों। समांतर सदिशों का सदिश गुणन 0 होता है। अगला जो बिंदु है वो क्या है, लंबवत सदिशों का सदिश गुणन, या समकोणिक भी हम कह सकते हैं, लंबवत भी हम कह सकते हैं। तो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तब उनका सदिश गुणन किस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होने का मतलब क्या है, थीटा बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। देन यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन 90 एन केप। तो यहां से हमें मिल जाएगा ए बी एन केप, ए बी एन केप मिल जाएगा। या हम बात करें कि इसका परिमाण कितना होगा, तो इसका जो परिमाण है समकोणिक सदिशों का वो ए बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए बी इंटू एन केप है। एन केप तो एकांक सदिश है जिसका परिमाण सदैव कितना होता है, 1 होता है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, अभिलंबवत एकांक सदिशों का गुणन। अभिलंबवत एकांक सदिश, अभिलंबवत एकांक सदिश कौन कौन से हैं, आई केप, जे केप और के केप। इनका सदिश गुणन किस प्रकार से होगा देख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए कि आई केप क्रॉस आई केप, आई केप क्रॉस आई केप। तो आई केप और आई केप का परिमाण 1 हो जाएगा। आई केप का परिमाण ऐसे कैसे लिखेंगे, आई केप का परिमाण, आई केप का परिमाण साइन, दोनों के बीच का कोण कितना, 0। दोनों के बीच का कोण कितना है, 0। तो दोनों के बीच का कोण जब 0 होगा साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। तो देखिए यहां से क्या निष्कर्ष निकला है कि आई केप क्रॉस आई केप, आई केप क्रॉस आई केप ये बराबर होगा जे केप क्रॉस जे केप के, और ये बराबर होगा के केप क्रॉस केप केप के, और इन सब का मान 0 के इक्वल होगा। किसके तुल्य होगा, 0 के। तो ये एक तरीके से समान सदिश हो गए, समांतर सदिश हो गए, जिनका क्रॉस मल्टीप्लाई सदैव कितना होता है, 0 वेक्टर होता है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देखिए एक तरीका आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ये आई केप है, फिर जे केप और के केप। तो आई केप को जे केप से गुणा करेंगे तो के केप आ जाएगा, जे केप क्रॉस के केप आई केप आ जाएगा, के केप क्रॉस आई केप जे केप आ जाएगा। ये आप ऐसे भी करके भी देख सकते हैं, आई केप क्रॉस जे केप। तो देखिए आई केप का परिमाण, जे केप का परिमाण, कॉस यहां पर साइन, आई केप और जे केप के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90, और देखिए आई केप और जे केप के लंबवत जो एकांक सदिश होगा इन दोनों के ही लंबवत, क्योंकि आई केप जे केप और के केप इस तरीके से होते हैं। ये आई केप है, ये वाई एक्सिस दिशा में जे केप है और जेड एक्सिस दिशा में के केप है, ठीक है। तो यहां से आई केप क्रॉस जे केप, तो पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर अंगुलियां रखेंगे तो अंगूठा के केप की दिशा में होगा। तो यहां पर जो एकांक सदिश है वो के केप होगा। तत्पश्चात हम आई केप क्रॉस जे केप बराबर क्या लिख सकते हैं, के केप। इसी तरीके से जे केप क्रॉस आई केप ये हो जाएगा, इसका उल्टा माइनस में के केप हो जाएगा। जे केप क्रॉस आई केप करते क्या हो जाएगा, माइनस में के केप। अब देखिए जे केप क्रॉस के केप हो जाएगा आई केप, और के केप क्रॉस आई केप हो जाएगा जे केप। ऐसे रिजल्ट होंगे, आप करके भी देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं
यहां से आप देखें आई केप क्रॉस जे केप बराबर आ गया के केप, जे केप क्रॉस के केप आ गया आई केप, और के केप क्रॉस आई केप आ गया जे केप। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास में दो सदिश हैं, घटकों के रूप में दिए हुए हैं, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका है और ये आपको समझना भी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको अवश्य ही आना चाहिए। दो सदिश हम लेकर चलेंगे, दोनों सदिश घटकों के रूप में हैं। तो देखिए उनका जो सदिश गुणन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए क्या है, ए वेक्टर बराबर हमारे पास में है ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। इसी तरीके से बी वेक्टर बराबर है बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इनका लिखने का तरीका देख लीजिए, आई केप डॉट जे केप डॉट सॉरी आई केप जे केप और के केप। अब देखिए ए वेक्टर के अंदर जो गुणांक है आई जे और के केप के वो पुट कर दीजिए, ए एक्स ए वाई ए जेड। इनके गुणांक देखिए बी एक्स बी वाई और बी जेड। देखिए कैसे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो भी समझ लीजिए। आई केप आप ए जेड रखेंगे, इन दोनों का गुणा, तो ए वाई बी जेड माइनस इन दोनों का माइनस लगाकर इन दोनों का, तो ए जेड बी वाई। फिर आप करेंगे माइनस जे केप, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। इस वाले रो और कॉलम को आप छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। फिर प्लस में के केप लेंगे, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों का करेंगे, तो ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी एक्स। विद्यार्थी ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ही इनके क्रॉस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस हम सोल्व कर पाएंगे। आई केप को रखेंगे तब इन दोनों को रख लेंगे, ये बचेंगे, तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वाई बी जेड माइनस में ए जेड बी वाई, फिर माइनस में जे। देखो इनका क्रम देखो, पहले आई केप फिर माइनस जे केप फिर प्लस में के केप, माइनस में जे केप, इन दोनों का ए एक्स बी जेड फिर माइनस में ए जेड बी एक्स, फिर प्लस में के केप, इन दोनों का ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी एक्स। ये हो गया। अब यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल जो क्रॉस मल्टीप्लाई पर आधारित होते हैं, कुछ फॉर्मूले जो हम कक्षा 11 और 12 में देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से फॉर्मूले हमारे आते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले सदिश गुणन के उदाहरण में पहला एग्जाम्पल देखिए, बलयुग्म आघूर्ण टो वेक्टर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? टो वेक्टर। ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बलाघूर्ण टो वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त हो रही है वो एक सदिश राशि है। टो वेक्टर बराबर होता है आर क्रॉस एफ। फिर देखिए एक और फॉर्मूला में आपके सामने v बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और भी देखिए फॉर्मूले, तो का एक अन्य फॉर्मूला में आपके सामने पुट कर रहा हूं, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ये द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। किसी आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास में विभिन्न फॉर्मूले, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने कुछ फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं। ऐसे एक फॉर्मूला आपके पास में आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जो कि कोणीय संवेग के बराबर होता है। आर यहाँ पर स्थिति सदिश और पी वेक्टर यहाँ पर रेखीय संवेग है। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, विभिन्न फॉर्मूले हैं जो कि सदिश गुणन के रूप में है।
तो हमारे साथ में क्या होने वाला है, देखिए हमें जब r का मान दे दें, f का मान दे दें, तो टो का मान पूछ लिया जाएगा। इनमें से दोनों राशियों का मान दे दे तो ये वाली राशि पूछी जाती है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, सिंपल से हार्ड की ओर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, सदिश गुणन से रिलेटेड ही है। आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर भी समझ सकते हैं कि हमारे को एक कण दिया हुआ है जिसका कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर, कोणीय वेग को ओमेगा से पुट करते हैं, 3i केप माइनस 4j केप प्लस k केप दे रखा है। स्थिति सदिश गुणनक से उसका जो स्थिति सदिश है वो r वेक्टर इक्वल टू 5i केप माइनस 6j केप प्लस 6k केप दे रखा है। तो रेखीय वेग क्या होगा? तो विद्यार्थियों जो v वेक्टर होता है वो ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के इक्वल होता है। देन यहां से हम सीधा सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा हमारे को इसका आंसर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है क्योंकि v वेक्टर किसके इक्वल होता है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। देन v वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां से देखिए i केप j केप k केप। तो i केप में इसका जो गुणांक है ओमेगा का देखिए 3, इसका माइनस में 4, इसका 1, इसका 5, माइनस 6 और 6। v वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? यहां से i केप, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्रॉस कितना हो गया? माइनस में 24, फिर माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 6, फिर माइनस का j केप, इन दोनों का करेंगे तो 18, इन दोनों का करेंगे तो माइनस में 5, फिर प्लस में इन दोनों का कीजिए तो माइनस में 18, फिर प्लस में 20। देन यहां से v वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? माइनस में 18 i केप, यहां से कितना आ गया? माइनस में 13 j केप, यहां से आ गया प्लस में 2 k केप। तो ये आ गया हमारे पास में वेग का मान। यदि आपको इसका परिमाण पूछा जाए कि वेग का परिमाण कितना है, तब i केप j केप और k केप के गुणांकों का वर्ग कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, फिर अंडूड कर दीजिए। इसका मतलब 18 का स्क्वायर मतलब माइनस 18 का स्क्वायर या प्लस 18 का स्क्वायर एक ही बात है। 18 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट कर देंगे तो v का परिमाण आ जाएगा। परिमाण का मतलब है i केप j केप और k केप के गुणांकों का वर्ग करके जोड़कर अंडरूट कर दीजिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें बता रखा है कि एकांक द्रव्यमान का कोई कण r वेक्टर स्थिति सदिश 3i केप प्लस 4j केप इतने वेग से 5i केप माइनस 6j केप वेग से गति कर रहा है, तो उसका कोणीय संवेग क्या होगा? l वेक्टर क्या होगा? देखिए कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है l वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, r क्रॉस p, और p को हम क्या लिख सकते हैं? mv लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है? mv। तो l वेक्टर बराबर आ गया m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। m का मान कितना? 1। r वेक्टर के गुणांक देखिए i केप और j केप, यहां पर 2 ही है। आप सीधा भी गुणा कर सकते हैं या इसको आप k केप को आप ऐसे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों। सिंपल वही मेथड लगाना है। नहीं समझ में आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए, जो आपकी इच्छा वैसे करें। तो इसका जो घटक है वो 3 4 0, इसके घटक क्या हो गए? 5 माइनस 6 और 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये तो 1 से गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई केप बराबर क्या इंटू में क्या आ गया? इन दोनों का गुणा 0, इन दोनों का गुणा 0। ठीक है, तो 0 माइनस 0 आ गया, फिर माइनस में j केप, तो इन दोनों का गुणा 0, इन दोनों का गुणा फिर 0। क्लियर? फिर प्लस में k केप,
फिर इन दोनों का गुणा माइनस में 18, फिर इन दोनों का गुणा माइनस में 20, तो माइनस का कितना आ गया 38 के केप आ गया, ये एल वेक्टर का आ गया। यदि इसका परिमाण पूछा जाए तो एल का जो मान है वो 38 इकाई आ जाएगा, 38 इकाई। क्लियर? क्योंकि परिमाण लेने का मतलब है आई केप जे केप और के केप के गुणांकों का वर्ग करके अंडूड कर दीजिए, तो यहां पर के केप का गुणांक -38, इसका वर्ग करेंगे फिर अंडूड करेंगे तो अंडूड से वर्ग हट जाएगा, 38 रह जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। हमारे पास में दो सदिश हैं, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। देन जो त्रिक गुणनफल है, तीन राशियों का यहां पर गुणनफल है, इसमें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है और बीच में डॉट का निशान लगा हुआ है, फिर ए वेक्टर है। चलिए, हमें बता रखा है कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, ए और बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है। देन यहां से इसको हम क्या पुट कर देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ए वेक्टर, इनका जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है वो देख लीजिए, बी ए कोस बी ए साइन थीटा एन केप। यहां पर देखिए ये जो एन केप है वो इस बी के और ए के दोनों को लंबवत है, मतलब बी वेक्टर और एन केप लंबवत है, ए वेक्टर और एन केप भी लंबवत है। अरे इसका मतलब यही तो हुआ कि जो एन केप है वो दोनों सदिशों के लंबवत होता है। दो सदिशों का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आता है ए बी साइन थीटा एन केप। जो एन केप है वो ए के भी लंबवत बी के भी लंबवत, दोनों के तलों के लंबवत होता है। तो यहां पर मैंने पुट कर दिया। अब यहां पर आप देखें कि इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पर दो सदिश है, ए वेक्टर और एन केप, तो ए एन वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ए वेक्टर डॉट एन केप, एक पद और बढ़ा देंगे, ये आ गया बी ए साइन थीटा। ये तो क्या हो गया, अदिश राशि है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहले सदिश का परिमाण, इसका परिमाण हो गया 1, फिर दोनों के बीच का कोण कितना, ए वेक्टर और एन केप के बीच का कोण 90, कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो पूरा का पूरा ही क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 0। इसका आंसर कितना आएगा 0। क्यों आया 0 ये समझ लीजिए, क्योंकि ए वेक्टर और एन केप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो cos 90 कर देंगे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, देन यहां पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। अगला एग्जांपल देखिए कि यदि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो तो दोनों सदिशों के मध्य का कोण क्या होगा। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हम क्या जानते हैं, ए बी साइन थीटा एन केप जानते हैं। अरे यही तो जानते हैं हम। तो यहां पर ए और बी 0 नहीं हो सकता, तो साइन थीटा यहां पर कितना है 0। थीटा बराबर कितना डिग्री है 0 डिग्री है। थीटा बराबर कितना डिग्री है 0 डिग्री, तभी दोनों के मध्य का कोण कितना हो 0 डिग्री होगा, तभी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई शून्य होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थी, कुछ क्वेश्चंस और हमारे सामने है। क्या है देख लीजिए कि यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बराबर है √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण हमें पूछा है, जो रिजल्ट हमें दे रखा है वहां उसे एक बार देख लीजिए। देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी साइन थीटा बराबर √3, इसे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर आ गया √3, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर √3 का मतलब हो गया थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया, यहां से इस रिजल्ट से क्या निकला, थीटा की वैल्यू 60 निकली। अब हमें ये फाइंड आउट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड, मतलब परिमाण आपको ज्ञात करना है। तो परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट होता है। तो ए स्क्वायर कितना हो गया
ए स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1/2 का रूट, तो यहां से 2 से 2 कट गए हैं। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/, cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 60 डिग्री का मान कितना हो गया? तो 1/2 ही होता है। देन यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तब पश्चात ये ही आपके पास में इसी फॉर्म में ही आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडरूट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी घात 1/2 भी दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें विद्यार्थियों, हमें टो वेक्टर पूछा है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के इक्वल होता है। आर वेक्टर एफ वेक्टर दोनों हमें दे रखे हैं। देन क्या आ जाएगा? आई केप, जे केप, के केप और इनके गुणांक। आई केप का जो गुणांक है वो कितना है? आर वेक्टर का आई केप का गुणांक 7, जे केप का 3, के केप का 1, फिर एफ का क्या हो जाएगा? -3, 1 और 5। देन यहां से टो वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया? आई केप इन दोनों का गुणा 15 माइनस इन दोनों का गुणा 1 माइनस जे केप इन दोनों का गुणा कितना हो गया? 35 माइनस माइनस हो गया प्लस में 3, फिर प्लस में के केप इन दोनों का गुणा 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इन दोनों का गुणा हो गया 9। तो टो वेक्टर इक्वल टू आ गया हमारे पास में 14 आई केप माइनस में 38 जे केप प्लस में 16 के केप आ जाएगा। ये आंसर आ गया विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों हम थोड़ी सी और बात करते हैं यहां पर लामी प्रमेय। लामी प्रमेय क्या है? देखिए, जब 3 सदिश आपके पास में 3 सदिशों का सदिश योग यदि 0 है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो देखिए, तीनों सदिशों का सदिश योग 0 होने का मतलब क्या है? जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये ए वेक्टर है, ये तो कौन सा सदिश है? ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, ये ऐसे है और सेमी क्रम में है, तो इनका सदिश योग सदैव कितना होगा? 0। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो ए वेक्टर यहां से बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा, क्या ले लिया हमने? अल्फा। फिर ए और सी के बीच का एंगल बीटा और ये एंगल ले लिया हमने गामा। चलिए मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं कि ये हमारे पास में है ए वेक्टर, ये हमारे पास में है बी वेक्टर और ये हमारे पास में है सी वेक्टर। इसके दोनों के बीच का एंगल अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल बीटा और इन दोनों के बीच का एंगल गामा है। इस तरीके से है। तो देखिए, एक आपके पास में एक रिलेशन निकल कर आएगा कि ए बट्टे में साइन अल्फा बराबर होता है बी बट्टे में साइन बीटा प्लस इक्वल टू सी बट्टे में साइन गामा। ये एक रिलेशन होता है विद्यार्थियों। तो इस रिलेशन से कई बार कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। हमने अपने नोट्स में भी इनके ऊपर आधारित एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं इसी पर ही आधारित। जैसे हमें एक डायग्राम इस तरीके से दे रखा है, ऐसे इस तरीके से कि ये जो वाला बल है वो जैसे हमारे पास में है 20 न्यूटन। कितना न्यूटन है? 20 न्यूटन। ये वाला जो एंगल है वो है 150 डिग्री। एंगल कितना है? 150 डिग्री। हमें जैसे मान लीजिए कि इस बल का मान पूछा गया है और ये वाला जो एंगल है सामने वाला, ये हमें दे दिया। जैसे मान लीजिए कि ये 150 कर दिया मैंने, फिर यहाँ से इसको मैं कर दूं 90 डिग्री। हालांकि दिखने में 90 डिग्री नहीं है, मैं दिखा देता हूँ 90 डिग्री है ये।
ठीक है, ये मैंने दिखा दिया है, मेरे हिसाब से पुट कर दिया। ये मान पूछा है तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a बट्टे में साइन अल्फा, तो 20 बट्टे में साइन अल्फा तो कितना हो गया 150 डिग्री, बराबर f बट्टे में क्या हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान तो 1 हो गया, तो f बराबर कितना आ गया 20 बट्टे में साइन 150, साइन 150। साइन 150 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। तो 20 बट्टे में कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 तो 40 न्यूटन आ जाएगा विद्यार्थियों। ये कितना आ जाएगा। तो ऐसे हम लामी प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चंस का सामना करेंगे, उनका सॉल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमने अपने नोट्स में भी लामी प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस दिए हैं, आप उन्हें नोट्स में जाकर समझ सकते हैं। विद्यार्थी नोट्स प्राप्त करने के लिए हमने अपने ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर अपना ऐप BCS अकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं और नीट और IIT से रिलेटेड जो नोट्स है उनको आप देख सकते हैं। ई बुक्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे, डिजिटल फॉर्म में आपको मिलेंगे, वहां से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो सरल रेखा पर गति पर आधारित होगा। हम सरल रेखा पर गति से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।